Good morning, dear student. Today now we are going to discuss about some basic concept of chemistry. ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट आपकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, तो एकदम बेसिक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर आपको पता ही होगा कि दो सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस, वॉल्यूम एंड इट हैज़ सेल्फ डेंसिटी इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज एंड पजेज मास एंड कैन बी फेल्ड बाई वन आर मोर ऑफ आवर सेंसेस नोन एज मैटर। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो देखिए इसमें बताया गया कि मतलब ऑल मैटर्स, यानी इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें मतलब एग्जिस्ट करती हैं, जिसके पास खुद का मास होता है, डेंसिटी होती है, और जिसको हम लोग अपने मतलब फिजिकली उसको हम फील कर सकें, महसूस कर सकें, ठीक है, टच करके या देख करके, वो आपका क्या होता है, मैटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स हो गई। उसके बाद फिर बुक्स हो गई, टेबल्स हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट, अब देखिए मैटर्स की बात अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो मैटर्स के क्लासिफिकेशन थ्री कैटेगरीज में हुआ है। फर्स्ट आपको मालूम है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड आपको पता है कि दो सब्सटेंस जैसे मतलब जिसकी वॉल्यूम और शेप जो होती क्या होती है, फिक्स होती है, बोथ आर फिक्स्ड इज नोन एज सॉलिड। लिक्विड के बारे में अगर आपको बताना है तो लिक्विड क्या होता है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस विच वॉल्यूम इज फिक्स बट शेप जो होती है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, इरेगुलर होती है। गैस की बात करें तो गैस की क्या होती है, वॉल्यूम और ज्योमेट्री या शेप जो होती है दोनों क्या होती है, इरेगुलर होती है, दोनों फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए लॉ एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, आपको पता है जितने केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो कोई भी प्रोसेस होता है आपका केमिकल प्रोसेस, तो ये कुछ सम बेसिक लॉज हैं, उसी के बेस्ड पे, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मतलब वो प्रोसीड होते हैं। तो इन लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारी पहली क्लास है और आपका ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सम बेसिक लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला लॉ आपका जो है, फर्स्ट लॉ देखिए यहाँ पे आपके अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में टू लॉस आपने पढ़े होंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन के या केमिकल रिएक्शन के, मतलब टू लॉज आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन आपने पढ़ रखा था। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग 5 लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट आपको पता है, फर्स्ट आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा हमारा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा हमारा क्या है, गैल-लॉ लॉ। ठीक है, और लास्ट आपका होता है अवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपको पता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें यही बताया जाता है क्या होता है कि जो आपका मास होता है, ठीक है, वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, वो उसको ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स हमको पता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के दो पोर्शन होते हैं। दो पोर्शन होने का मतलब क्या हो गया कि एक आपका क्या होता है, रिएक्टेंट पार्ट होता है, दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ए टू बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, एलएचएस का पोर्शन है, वो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और जो राइट हैंड साइड में हमारे जितने सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा और ये आपका रिएक्टेंट होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जो आपका मास होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन का जो मास होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी मास होता है वो, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का मास होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, या मतलब स्टेट दैट मैटर कैन
नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो मैटर होता है यानी मास जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है। यानी कि जितने ग्राम आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रखा है उतने ही उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट में, उसी इक्विवेलेंट ग्राम में आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट आपको एज ए रिजल्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, देखिए S+Fe, ठीक है, S+Fe यानी सल्फर को हम लोग आयरन के साथ ऐड करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, FeS मिलता है, फिर सल्फाइड मिलता है, ठीक है, ठीक है। और इसको जब हम हीट करके तो क्या होता है, फिर सल्फाइड आपको मिलता है। और आपको पता है सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 ग्राम। नीचे लिखा गया आयरन का कितना होता है, 56। यानी देखिए रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो जाएगा आपका, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का टोटल मास जो होगा वो हो जाएगा 32 + 56 कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे आप तो 98 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए सॉरी 88 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो आपका फेरस सल्फाइड आपका मिलेगा उसका भी देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना हो रहा है, 88 हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने ग्राम आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए रखा है उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का मास मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मतलब इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन आप देखेंगे, कोई भी रिएक्शन XYZ कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन वहाँ देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है उसका मास कंजर्व रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कम्बशन ऑफ, हम मान लीजिए कार्बन की बात करते हैं, C+O2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए CO2 की बात करें तो इधर कितना हो जाएगा, 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × 16, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाता है ये, ठीक है, 44 ग्राम। ठीक इसी तरह से देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ओवरऑल मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो इससे क्या पता चला कि यानी जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स यहाँ पे मास क्या होता है, किसी भी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन मास जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, सेकेंड लॉ जो आपका है केमिकल रिएक्शन, हाँ, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हैं, लेवोसिए ने दिया था, किस एक साइंटिस्ट है लेवोसिए ने, इन्होंने बताया था, इसको प्रपोज करा था। सेकेंड जो आपका है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, डिफिनिट प्रोपोर्शन की बात करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके मतलब मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो आपके लिए जाते हैं उनकी जो प्रोपोर्शन, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। वो एक फिक्स रेशियो में मतलब वहाँ पे उसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा रहा है, अब देखिए दूसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकंड इसमें कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये कहता है इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड देन मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन फिक्स रेशियो, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए 2 आर मोर कंपाउंड आपके क्या होते हैं, एक दो एलिमेंट से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के क्या करते हैं,
2 आर मोर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के 2 आर मोर मतलब एक से अधिक आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो उनका रेशियो होता है वो क्या होता है, वो मतलब फिक्स अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है गैलियोसिक लॉ की बात करते हैं, जिसको हम लोग गैसोस वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि व्हेन गैसोस एटम जो आपके गैसोस फॉर्म में होते हैं, यानी गैसेज जो आपकी होती हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो सभी टेम्परेचर की ऑल कंडीशन पे वो क्या करती हैं, वो सेम रेशियो में एक दूसरे के साथ वहाँ पे क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है। अवोगाद्रो लॉ जो आपका होता है ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। इन्होंने ये बताया है, गैलुसेक मतलब एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशन पे अगर मान लीजिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हो, ठीक है, यानी अलग अलग गैसेज हों, उनके वॉल्यूम सेम यानी उनका वॉल्यूम सेम लिया जाए और वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी सेम रखी जाए, तो उनके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या आइटम्स जो प्रेजेंट होंगे उनकी संख्या क्या होती है, सेम होती है। अगर आज इस क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा और होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा, उससे कंप्लीट कर लीजिएगा।